जय हिंद दोस्तों। आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ हिंदी के बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आपके आने वाले परीक्षाओं के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। दोस्तों ये प्रश्न आपके पेपर में ज़रूर पूछे जाएंगे, ये मेरी 100% गारंटी है। दोस्तों अगर आप क्लास 9th में पढ़ते हैं और आपका हाल ही में एग्ज़ाम होने वाला है तो आप लोग इस वीडियो के आखिरी तक बने रहें। इस वीडियो में आपको वही क्वेश्चन बताए जाएंगे जो आपके परीक्षा में देखने को मिलेंगे। दोस्तों आपको पता है कि हिंदी के पेपर में अब 20 नंबर के सिर्फ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ही देखने को मिलते हैं, तो आप लोग ज़्यादा फोकस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पर कीजिए। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि सिर्फ आप लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पर ही फोकस कीजिए, आप लोग पूरे सिलेबस को ध्यान में रखकर पढ़ाई कीजिए, लेकिन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप लोग तैयार कर लीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन से हम शुरुआत कर रहे हैं। आपको इसमें कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैं बताऊंगा दोस्तों जो आपके परीक्षा में ज़रूर देखने को मिलेंगे, देख लेना आप लोग चाहे। भारतेंदु युग का नाम किसके नाम पर पड़ा? जो भारतेंदु युग है आपको पता ही है दोस्तों, भारतेंदु युग की समय सीमा आप लोगों को पता होगा, ऐसा मैं मान सकता हूँ। अगर नहीं पता है तो आप लोग जान लीजिए दोस्तों। भारतेंदु युग का नाम, भारतेंदु युग किसके नाम पर पड़ा था ये आपको बताना है। भारतेंदु युग की समय सीमा की बात करें दोस्तों तो भारतेंदु युग की समय सीमा है 1768 ईस्वी से 1800 ईस्वी तक। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये आपके परीक्षा के लिए, आपको जानना ही चाहिए। 10th एग्ज़ाम जब आप लोग देंगे, बोर्ड एग्ज़ाम, तब भी आपको ये प्रश्न देखने को मिलेगा कहीं ना कहीं। तो आप लोग ध्यान रखिएगा भारतेंदु युग का समय सीमा। आप लोग ये क्वेश्चन भी देखिए दोस्तों। दोस्तों इसका आंसर मैं आपको बता दूं, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, भारतेंदु हरिश्चंद्र। भारतेंदु युग का नाम, भारतेंदु युग भारतेंदु हरिश्चंद्र के नाम पर पड़ा था। आइए दोस्तों दूसरा प्रश्न देखते हैं। हमारा दूसरा प्रश्न है हिंदी गद्य का जनक किसे माना जाता है? दोस्तों हिंदी गद्य का जनक किसे माना जाता है आपको पता भी होगा, मुझे पूरा विश्वास है। हिंदी गद्य का जनक दोस्तों भारतेंदु हरिश्चंद्र जी को माना जाता है। जी ये इसका आंसर भी भारतेंदु हरिश्चंद्र ही है, क्योंकि ये हिंदी गद्य के जनक माने जाते हैं। तो दो क्वेश्चन यहाँ से आपके क्लियर हो गए। ये सभी प्रश्न पिछली बार परीक्षाओं में रिपीट हुए थे, तो आपके भी रिपीट होंगे। कई वर्षों से ये सारे प्रश्न परीक्षाओं में रिपीट हो रहे हैं, इसीलिए मैं आपको ये प्रश्न बता रहा हूँ। चलिए अगले प्रश्न देखते हैं। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है दोस्तों, पढ़िएगा क्वेश्चन को। विष्णु प्रभाकर द्वारा रचित एकांकी है। विष्णु प्रभाकर विष्णु प्रभाकर जी ने दोस्तों किस एकांकी की रचना की है? वैसे तो इन्होंने कई सारी एकांकियों की रचना की है, लेकिन ये आपको बताना है कि इन 4 ऑप्शंस में से इनकी एकांकी कौन सी है। क्या सीमा रेखा है, दीपदान है, व्यवहार है, या फिर नए मेहमान है? तो दोस्तों ये ऑप्शन इसका तो गलत है, क्योंकि ये है डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी की एकांकी। डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी की एकांकी है दीपदान एकांकी। नए मेहमान दोस्तों ये उदय शंकर भट्ट की एकांकी है। सीमा रेखा इसका सही आंसर होगा, ऑप्शन ये करेक्ट हो जाएगा। सीमा रेखा विष्णु प्रभाकर जी की एकांकी है। आपको कमेंट करके बताना है व्यवहार किसकी एकांकी है या फिर रचना है। चौथा क्वेश्चन, करबला किस विधा की रचना है? करबला दोस्तों मुंशी प्रेमचंद जी ने लिखा है, ये आपको तो पता ही होगा। करबला मुंशी प्रेमचंद जी की क्या है, एक रचना है जो किस विधा पर आधारित है? तो दोस्तों इसकी विधा कौन सी है? इसकी विधा है नाटक। करबला एक नाटक है जो कि मुंशी प्रेमचंद जी ने लिखी है। आई होप आप लोगों को अब पता चल गया होगा, आप लोग नहीं भूलेंगे। अगला क्वेश्चन है भक्ति काल को दूसरे किस नाम से जाना जाता है? ये भक्ति काल आप जो देख रहे हैं दोस्तों, भक्ति काल ये पहले भी आप लोगों ने नाम सुना होगा। भक्ति काल को और
अन्य किस नाम से जानते हैं? इसका कोई दूसरा नाम अगर आपको पता है तो बताइए। अगर आपको नहीं पता है तो कोई बात नहीं दोस्तों, मैं हूँ बताने के लिए। यहाँ से आप लोग देखिए 4 ऑप्शन आपको मिल रहे हैं। तो मैं आपको बता रहा हूँ दोस्तों, इसका आंसर भक्ति काल पूर्व मध्यकाल को कहा जाता है। इसका दूसरा नाम है किसका दोस्तों? भक्ति काल का दूसरा नाम है पूर्व मध्यकाल। आई होप आप लोगों को पता चल गया होगा और कई लोगों को पहले से भी पता रहा होगा। कितने विद्यार्थियों को पहले से ही पता था वो लोग कमेंट में ज़रूर बताकर जाएं। आइए छठा क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन आपके ग्रामर से है, सॉरी हिंदी व्याकरण से। अंगुष्ठ, ये अंगुष्ठ देख रहे हैं आप लोग, ये शब्द, ये अंगुष्ठ शब्द, इसका तद्भव क्या होगा? इसका तद्भव आपको बताना है। अंगुष्ठ का तद्भव बताइए। अंगुष्ठ का तद्भव दोस्तों होता है अंगूठा। ऑप्शन ये करेक्ट आंसर होगा। अगर आपसे पूछा जाता अंगूठा का तत्सम बताइए तो हो जाता अंगुष्ठ, जस्ट इसके उल्टा। आप लोग तद्भव और तत्सम पढ़ लीजिए दोस्तों, इससे हर बार एग्ज़ाम्स में क्वेश्चंस फंसते हैं, चाहे वो बोर्ड एग्ज़ाम हो या 9th का एग्ज़ाम हो, आगे भी जितने भी एग्ज़ाम आपको देना है, तो इसके लिए आप लोग तद्भव और तत्सम पढ़ लीजिए। 7वां क्वेश्चन देखिए, महत्व में प्रत्यय है। महत्व में प्रत्यय है दोस्तों। महत्व शब्द आप लोग एक बार देखिए, इसमें प्रत्यय बताइए। फिर प्रत्यय क्या होता है पहले ये जान लीजिए। प्रत्यय दोस्तों वह शब्द जो शब्दों के अंत में जुड़कर उनमें विकार उत्पन्न करते हैं, उन्हें प्रत्यय कहा जाता है। जो शब्दों में जुड़कर यानी कि उनके अंत में जुड़कर उनमें विकार उत्पन्न कर देते हैं, यानी कि कुछ परिवर्तन कर देते हैं, उसी को प्रत्यय बोला जाता है। महत्व का प्रत्यय बताना है दोस्तों। महत्व के अंत में कौन सा शब्द जुड़ा है जिससे इसके शब्द में विकार उत्पन्न हुआ है, ये आप लोग बताइए। महत्व में प्रत्यय कौन सा है? 2 क्वेश्चन यहाँ से फंसते हैं, उपसर्ग और प्रत्यय वाले। उपसर्ग वह होते हैं जो शब्द के पहले जुड़ते हैं, प्रत्यय वह होते हैं जो शब्द के बाद में जुड़ते हैं, यानी कि शब्द के अंत में जुड़ते हैं। तो महत्व में त्वा होगा प्रत्यय, त्वा प्रत्यय से महत्व बना है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। सोम, सुधा, पीयूष किसके पर्यायवाची हैं? पर्यायवाची तो आपको पता ही होगा। इनमें से किसी का पर्यायवाची आपको पता है? किसी का भी, ये 3 पर्यायवाची हैं, किसी का भी पर्यायवाची आपको पता है तो ऑप्शन पे आप लोग टिक कर दीजिए। सोम किसका है, सुधा किसका है, पीयूष किसका है? मुझको तो सिर्फ पीयूष का पता है और सुधा का पता है। ये किसका पर्यायवाची है? ये अमृत का पर्यायवाची है। तो मैं इस पर आराम से टिक कर सकता हूँ। क्यों कर सकता हूँ ना दोस्तों? बिल्कुल कर सकता हूँ दोस्तों। सोम, सुधा, पीयूष अमृत के पर्यायवाची शब्द हैं ये तीनों दोस्तों। ये तीनों शब्द जो आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये अमृत शब्द के पर्यायवाची हैं। आई होप दोस्तों आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। दोस्तों गद्यांश आपकी परीक्षा में कितने नंबर का आता है? एक बार कमेंट करके बताइए। तो पता होगा ना आपको, तो कमेंट करके बताइए कितने नंबर का आता है। तो मैं आज आपको बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट गद्यांश बताने जा रहा हूँ। अगर आप लोग इस गद्यांश को तैयार कर लिए ना, तो गद्यांश में तो आपको पूरे नंबर मिलेंगे, ये तो 100% कन्फर्म है। बहुत इम्पोर्टेंट गद्यांश है आपकी परीक्षा के लिए। संसार में ऐसे मनुष्य भी होते हैं जो अपने आमोद प्रमोद के आगे किसी की जान की भी परवाह नहीं करते। शायद इसका उसे अब भी विश्वास न आता था। सभ्य संसार इतना निर्मम, इतना कठोर है, इसका ऐसा मर्मभेदी अनुभव अब तक न हुआ था। यह उन पुराने जमाने के जीवों में था जो लगी हुई आग को बुझाने, मुर्दे को कंधा देने, किसी के छप्पर को उठाने और किसी कलह को शांत करने के लिए सदैव तैयार रहता था। जब तक बूढ़े को मोटर दिखाई दी, वह खड़ा टकटकी लगाए उस ओर ताकता रहा। शायद उसे अब भी डॉक्टर साहब की लौट आने की आशा थी।
तो ये गद्यांश है, आपके पेपर में ये गद्यांश अवश्य आएगा, ये मेरी गारंटी है दोस्तों। आप लोग इसका आंसर देख लीजिए, कौन कौन सा क्वेश्चन पूछा गया है, मैं आपको आंसर भी बता रहा हूँ। ऐसा आपको नहीं मिलेगा दोस्तों कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी बताऊँ और आंसर भी बताऊँ। देखिए, आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ सकते हैं अगर आप लोगों को और भी वीडियोस आगे चाहिए तो। गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखिए। गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम आपको पता भी होगा। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी गद्य में संकलित एवं मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखित मंत्र नामक कहानी से अवतरित है। बिल्कुल इसी तरह से आपको लिखना है ताकि एग्जामिनर आपको, आपके टीचर फुल मार्क्स दे दें। मुंशी प्रेमचंद को आप ब्लैक पेन से लिख सकते हैं ताकि ये हाईलाइट हो जाए, ताकि आसानी से ये दिखाई दे जाए, अच्छा भी लगेगा देखने में आप ऐसा लिखेंगे तो। बाकी मंत्र को तो आपको हाईलाइट कर ही देना है। फिर रेखांकित अंशों की संदर्भ सहित व्याख्या कीजिए। संदर्भ तो हमने कर ही दिया है, मतलब संदर्भ तो हमने लिख ही दिया है, इसकी सिर्फ आपको व्याख्या ही करनी है। तो स्क्रीनशॉट में लगा दे रहा हूँ। तीसरा है पुराने ज़माने की जीवों का व्यवहार कैसा था। पुराने ज़माने की जीवों का व्यवहार सरलता से परिपूर्ण था। क्या था दोस्तों? पुराने ज़माने के जीवों का व्यवहार सरलता से परिपूर्ण था। ओके, बस ये 3 क्वेश्चन आपकी परीक्षा में पूछे जाएंगे, एक गद्यांश दिया जाएगा उनमें से। तो चलिए आगे के 2 क्वेश्चंस बचे हैं, उनको भी देख लेते हैं। दोस्तों, आप लोगों को एक प्रार्थना पत्र तैयार कर लेना है। क्या तैयार कर लेना है? हाँ, प्रार्थना पत्र। प्रार्थना पत्र ये आपके हिंदी के पेपर में ज़रूर देखने को मिलेगा। आप लोग प्रार्थना पत्र तैयार कर लें। प्रार्थना पत्र तो आप लिख ही सकते हैं, इतने अच्छे छात्र हैं आप लोग, तो ज़रूर लिख सकते हैं। मुझे पूरा यकीन है आप लोग ज़रूर लिखे भी होंगे कई बार, तो पेपर में भी लिख सकते हैं। एक श्लोक तैयार कर लीजिएगा आप लोग। देखिए, श्लोक आपको पेपर में ऐसा लिखना है जो उस प्रश्न पत्र में न दिया गया हो। लेकिन कई बार क्या होता है कि पद्यांश जो दिया होता है आपका पद्य, वही श्लोक आप लोग याद किए रहते हैं। तो एक ही इसको श्लोक आपको याद नहीं करना है, 2 श्लोक आप लोग याद कीजिए। 2 श्लोक, कितने श्लोक? 2 श्लोक, ताकि एक पद्यांश में आ भी जाए तो दूसरा आप लिख सकें। तो 2 श्लोक आप लोग याद करके जाइएगा, इससे आपको कोई भी परेशानी नहीं रहेगी। आपका श्लोक का भी पूरा नंबर पक्का हो जाएगा, इससे आप श्लोक के नंबर छोड़ नहीं पाएंगे। तो बस दोस्तों, वीडियो को यहीं से समाप्त करते हैं। वीडियो पसंद आए है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें। आगे भी इसी तरह की वीडियो चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाएं। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।